बेटा, कष्ट करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दीपक जो सत्य का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है और रोशनी का प्रतीक है, हम सबको हमेशा असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञानता से ज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। ये ज्ञान का दीपक, ये सत्य का दीपक हम सबके दिलों में हमेशा प्रज्वलित रहे, ऐसी कामना करते हैं। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को शत-शत नमन है। हम सबका जीवन ज्ञान के प्रकाश से आलोकित रहे, इसी कामना के साथ अध्यापिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की जा रही है। माँ सरस्वती को शत-शत नमन है हम सभी का। आज के समारोह के शुभ अवसर पर मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प से करें।
बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। इसी क्रम में मैं प्रमुख सचिव विशेष शिक्षा आदरणीय श्री दीपक कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पों से करें। स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रमुख सचिव विशेष शिक्षा आदरणीय श्री दीपक कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प से करें। विशेष शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्वागत की सुमधुर श्रृंखला में मैं सचिव विशेष शिक्षा सुश्री अनामिका जी से अनुरोध करती हूँ कि आप माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी का स्वागत पुष्प से करें। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है, समस्त जिलों के जनप्रतिनिधिगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का शब्द सुमनों से स्वागत करें। आज के इस भव्य एवं प्रेरणादायी आयोजन में जो प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रसारित तथा साथ साथ आयोजित हो रहा है, मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, एसीएस सूचना, जनपदों से जुड़े माननीय जनप्रतिनिधियों का, समस्त जिलाधिकारियों तथा उनकी टीम का, मंच पर आसीन तथा जनपदों से जुड़े देवियों व सज्जनों का, मीडिया तथा प्रेस के साथियों एवं शिक्षा परिवार के समस्त सदस्यों का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी गई है, जिसके फलस्वरूप विभाग द्वारा सुनियोजित कार्यक्रमों के संचालन एवं बृहद एवं समेकित विजन का निर्माण तथा शैक्षिक रोडमैप तैयार करने में बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। महोदय, यह आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा का ही परिणाम है कि दूरस्थ स्थलों पर भी जहां पहले कभी कोई विद्यालय नहीं रहा, वहां विद्यालय खुल गए हैं। जैसे वनटांगिया गांवों के समयबद्ध विकास के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वनटांगिया ग्रामों में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में जनपद गोरखपुर के 7 वनटांगिया ग्रामों में, जिनमें 5 प्राथमिक और 2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा महाराजगंज के 26 वनटांगिया ग्रामों में 17 प्राथमिक एवं 9 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य गतिमान है। राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। 69,000 अध्यापकों की भर्ती के सापेक्ष प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में 62,304 शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। अवशेष चयनित 6,696 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक लगभग 1,20,000 नवीन शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, जिससे शिक्षकों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सभी नवनियुक्त शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प का बृहद कार्यक्रम संचालित है, जिसके अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं में सुधार लाने हेतु बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में माननीय सांसद, माननीय विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त होने के फलस्वरूप ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम एक जन मुहिम बन गया है, जिससे विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा। राज्य सरकार का संकल्प है कि 6 से 14 आयु वर्ग का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ष स्कूल चलो अभियान प्रत्येक जनपद में संचालित किया जाता है, जिससे नामांकन में वृद्धि हुई है। विभाग द्वारा परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से लगभग 5,50,000 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनका नामांकन कराने एवं मुख्य धारा में लाने के लिए विभाग कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने पर निरंतर बल दिया गया है।
इस दिशा में विभाग द्वारा शिक्षकों की भर्ती, तैनाती, प्रशिक्षण आदि में ऑनलाइन प्रणाली अपनाते हुए पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की गई है। शिक्षकों की सेवा संबंधी मामलों में समयबद्ध निस्तारण हेतु मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पारदर्शी व्यवस्था क्रियाशील है, जिसका लाभ शिक्षकों को प्राप्त हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापकों की नियुक्ति, उनका पदस्थापन, सेवा संबंधी समस्त विवरण यथा अवकाश, वार्षिक वेतन वृद्धि से लेकर उनके सेवानिवृत्ति देयों का निस्तारण तक ऑनलाइन प्रणाली से पारदर्शितापूर्ण ढंग से संभव कर दिखाने में एनआईसी के अधिकारियों और उनकी टीम ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं एनआईसी की टीम को बधाई देता हूँ। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विभाग द्वारा विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कक्षा शिक्षण को रोचक बनाने हेतु बच्चों को आकर्षक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। विद्यालयों में अनुकूल शैक्षिक वातावरण सृजित करने हेतु विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। महोदय, विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक छात्र छात्रा अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार ग्रेड कॉम्पिटेंट बने और विभाग अभिभावकों को अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का और अन्य सभी महानुभाव एनजीओ का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। अब मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जब हमारे 6,500 से अधिक शिक्षित युवाओं को एक उनके जीवन का लक्ष्य मिलने जा रहा है और वह लक्ष्य भी पवित्र लक्ष्य मिलने जा रहा है। माँ सरस्वती के पावन सानिध्य में बच्चों को शिक्षित करने का सौभाग्य मिलने जा रहा है। इस अवसर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अवशेष पदों पर नियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, इस अवसर पर हमारा उत्साहवर्धन के लिए जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री प्रदेश के उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी, अभी हमारे विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त होकर आई, जिनको नीति आयोग में और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा में काम करने का अनुभव भी है। अनामिका सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूचना सहित यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, आप सब जानते हैं आज ही प्रदेश के समस्त जनपदों में सभी माननीय प्रभारी मंत्रीगण की उपस्थिति में जिलों में उपस्थित जो उन जिलों के लिए चयनित अभ्यर्थी हैं उनके भी नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे उसके बाद वहां भी होगा। मैं इस मंच के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्रीगण, उन जनपदों के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और यहाँ पर तथा वहां पर उपस्थित सभी हमारे मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण और सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं और स्वागत भी करना चाहता हूं आप सब लोगों का, जिनके लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जो 250 नवनियुक्त अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं, जिनमें से 10 लोगों को मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भी नियुक्ति पत्र मिलेगा, 6 लोगों को इस सभागार में मिलेगा और पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में उपस्थित उन सभी 6,500 से अधिक अभ्यर्थियों को, 6,696 को, जिनको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के सदस्य के रूप में शामिल होने का अवसर मिल रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के
मिशन रोजगार के परिणाम स्वरूप आज हमारे विभाग के सदस्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। मित्रों, बहुत सारा विभाग के बारे में हमारे प्रमुख सचिव ने कहा है, मैं इन बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये नई सरकार बनी है, मेरे जैसा अर्थशास्त्र का विद्यार्थी जब इस पूरे सरकार के क्रियाकलापों का विश्लेषण करता है, एक ही बात समझ में आती है कि इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश का तीव्र विकास, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतर अवस्थापना सुविधाएं, वो सुविधाएं चाहे सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे अस्पतालों की हो, चाहे स्कूलों की हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित करना। आज अवसर नहीं है कि शेष विषयों पर हम बात करें, लेकिन आप याद करिए सरकार के शुरुआती कार्यकाल से यूपी इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से वह निवेश का प्रयास जिसके अंतर्गत लाखों करोड़ों के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए और लाखों करोड़ों के निवेश पर काम शुरू हुआ है, वह भी उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास के साथ ही साथ प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का एक प्रयास था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को उतने भर से संतुष्टि नहीं थी। प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर जो लगातार प्रदेश के नौजवानों को देना चाहते हैं, उसका परिणाम यह है कि प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के अंतर्गत 4 साल के कार्यकाल में, और इस कार्यकाल में जिसमें 1 साल से अधिक का समय कोरोना की गिरफ्त में रहा है, जिसमें सभी संसाधनों के साथ अपने आप को 24 घंटा झोंक कर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व में हम सभी ने उत्तर प्रदेश में कोविड का इतना शानदार प्रबंधन किया है कि उसकी प्रशंसा समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी तो करते ही हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे वो WHO हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, वो सब करते हैं। और हमारा सीना 56 इंच का तब हो जाता है जब ऑस्ट्रेलिया का कोई सांसद कहता है कि मोदी जी एक योगी हमें भी दे दीजिए। इन परिस्थितियों में जब दुनिया भर से छटनी हो रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, उस कोविड काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है। 1,20,000 लोगों को, जो 4 साल में 4 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष सरकारी नौकरी मिली है। हमारा सौभाग्य है कि उनमें से 1,20,000 लोगों को बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बनने का अवसर मिला है। 300 से अधिक ब्लॉक लेवल के हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारियों को थोड़े दिनों पहले ही इसी सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र दिया है। और आज जब यह नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न होगा तो यह संख्या केवल बेसिक शिक्षा विभाग में 1.25 लाख से ऊपर होगी। लगातार ये कोशिश हो रही है कि प्रदेश के जो शिक्षित होनहार नौजवान हैं उनको व्यवस्था का अंग बनाकर उनकी प्रतिभा का उपयोग करते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मित्रों, दुख तब होता है जब इस पुनीत अभियान में भी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की जाती है। आज का अवसर ऐसा नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक बात करूं, लेकिन आप सभी नौजवान यहां बैठे हैं, प्रदेश के सभी जिलों में सभी अभ्यर्थी बातों को सुन रहे हैं, और आप जिनके बीच रहते हैं उनमें से तमाम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। इसलिए कुछ बिंदुओं की ओर आपका इशारा जरूर करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी तथ्य के संदर्भ में एक बयान देते हैं, और बयान क्या देते हैं? प्रदेश के नौजवानों को विश्वास दिलाते हैं, सतर्क करते हैं कि हम आपके विकास के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। आप गुमराह मत होइए, और कोई भी अगर इस प्रदेश में कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा, विशेषकर युवाओं से कोई धन वसूली करने का प्रयास करेगा या युवाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब इस बयान का तो स्वागत होना चाहिए था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। जो लोग इसी पर अपना राजनीति करते हैं, जिनका यही धंधा है, उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई। चोर, कई सारी कहावतें बचपन से हम लोग सुनते हैं, उसका अर्थ जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये घटनाक्रम जब देख रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, आतंकवादी जब यहां पकड़े जाते हैं,
तो विपक्ष के नेताओं को दर्द होता है। जब वो युवाओं को पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बिना 1 रुपया खर्च किए रोजगार देने की बात करते हैं तो विपक्ष को पीड़ा होती है। कोई दुनिया भर में राजनीति में इस तरह का विपक्ष नहीं दिखाई देगा जो विकास और रोजगार के मुद्दे पर भी राजनीति करता। तमाम तरह तरह से बातें करके गुमराह की जाती। कभी कहा जाएगा पिछली भर्ती का 22,000 23,000 पद यहां लाकर जोड़ दीजिए। हम सब पढ़े लिखे लोग, हर विज्ञापन अलग अलग परिधि में निकलता है, उसकी अलग योग्यता होती है, अलग अर्हता होती है, अलग अभ्यर्थी होते हैं, अलग कटाफ होता है। और जब वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, हम किसी दूसरे विज्ञापन की भर्ती कर रहे होते हैं तो उन पदों को ला करके नहीं जोड़ सकते। जब हम ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था में काम करते हैं तो फिर मनमानी करने की गुंजाइश नहीं होती। अभी एक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है, तब तक अभियान चलता है सोशल मीडिया पर, नई भर्ती कब होगी, नई भर्ती। उस सरकार से आप नई भर्ती का जवाब पूछ रहे हैं जो अपने मिशन रोजगार के तहत रोज रोजगार बांट रही है। आज भी, कल भी, परसों भी, पिछले सप्ताह भर के अखबार उठा करके वो कार्यक्रम देख लीजिए, रोज किसी न किसी विभाग में नियुक्ति हो रही है। आज ही के अखबार में अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी हजारों प्रवक्ताओं की नियुक्ति होने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश का नौजवान निराश होकर के, उच्च शिक्षित नौजवान दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, लुधियाना में जाकर प्रवासी मजदूर की तरह काम कर रहा था, उसकी उम्मीदें समाप्त हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में कभी हमारा करियर संवरेगा, कभी हमारा भविष्य संवरेगा। आज उस प्रदेश में जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लाखों नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी मिल रही है और करोड़ों नौजवानों को केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को तत्परता से लागू करने के कारण स्वरोजगार करने का अवसर मिल रहा है, तब इस मुद्दे पर राजनीति करना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा, पहली बार वो संकल्पना साकार हो रही है। गांव में पंचायत भवन बनते थे, उनका उपयोग नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी की नजर पड़ी है उस पर, जमीन से जुड़े होने के कारण जमीन की समस्याओं से परिचित हैं। अब हर गांव में पंचायत भवन में वहां कर्मचारी होगा, फिर लाखों नौजवानों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को अपना कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, अपनी कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको अपने गांव के बाहर किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने विभाग की ओर से आभार प्रकट करते हुए, जो लगातार इस विभाग को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए उसकी चिंता करते हैं। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल, जहां 90% गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी वही सुविधाएं मिले, उनको भी वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले जो किसी महानगर में रहने वाले संपन्न अभिभावक के बच्चे को मिलता है। उसको लेकर जो लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता है, उसके लिए, और जो बड़ी संख्या में हमको शिक्षक मिले हैं उनकी कृपा से, जिससे अब उत्तर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात एक आदर्श स्थिति में पहुंच रहा है। अब हमारे पास कोई भी शिक्षक विहीन विद्यालय नहीं रह जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी उन नौजवानों को जो सहायक अध्यापक बनकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको बधाई देता हूं। ऑपरेशन कायाकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार बनते ही वो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की जर्जर स्थिति को देखकर दुखी थे। दुखी पहले भी रहते थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उनको अवसर मिला उनमें सुधार करने, और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, और मैं नहीं कहता हूं, आम जनता कहती है, पत्रकार मित्र कहते हैं, विपक्षी नेता भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों की तस्वीर देखने लायक नहीं थी। लेकिन आज किसी गांव की सबसे खूबसूरत अगर कोई तस्वीर देखने को मिलती है तो प्रदेश के स्कूलों को ही मिलती है। आज उनकी बाउंड्री है, उनकी रंगीन चित्रकारी है, वहां पर फर्श है। पहली बार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फर्श पर टाइल्स दिख रहे हैं, पीने की पानी की व्यवस्था है, पंखे हैं, खिड़की है, दरवाजे हैं, किचन शेड है। और मैं सभी जनप्रतिनिधि आज जो हमारे जिलों के साथ जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिसंबर 22 तक जो हमारा संकल्प है सभी विद्यालयों को कायाकल्प का अभियान पूरा करने का, जिसमें हमारे पंचायत प्रतिनिधियों ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आप सब मिलकर दिसंबर 22 तक हमारे उस लक्ष्य को पूरा करें। अभी कुछ दिनों पहले ग्रेडिंग आई है केंद्र सरकार की, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है भारत सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने। जब सरकार बनी थी अभी तब एक आंकड़ा है, और आंकड़ा आया था तो तमाम मीडिया के मित्रों ने हमसे पूछा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति तो बड़ी खराब है, 20वें नंबर पर है, 25वें नंबर पर है। तो मैंने कहा था कि आंकड़ों को इकट्ठा करने की तकनीक को समझिए। ये आंकड़े 2017 के पहले के हैं, पिछली सरकार के 12 से 17 के आंकड़ों के आधार पर ये रिजल्ट आया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से काम कर रही है,
जिस तरह से स्वयं माननीय मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जो ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है, जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है, जिस तरह से पूरी की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की गई है, शिक्षकों की का प्रशिक्षण हो रहा है, छात्रों की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। जब योगी सरकार के कार्यकाल के आंकड़े आएंगे तो उत्तर प्रदेश देश के टॉप 10 में होगा। ये मैंने उस समय कहा था जब मैंने ये दायित्व संभाला था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि 2017-18 से ये जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स सिस्टम लागू हुआ, 19-20 में जो रैंकिंग आई थी पुराने आंकड़ों के आधार पर, 17-18 में हम पांचवें ग्रेड में थे, 18-19 में हम तीसरे ग्रेड में थे, और आज जब अभी इस सरकार का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ है, तो जब 19-20 के आंकड़ों के आधार पर ग्रेडिंग जारी हुई है, तो उत्तर प्रदेश आज ग्रेड 1 में आकर खड़ा है। और हमारा लक्ष्य है कि जब 2022 के आंकड़ों के बाद ये इंडेक्स जारी हो, तो जो भारत सरकार ग्रेड 1+ और ग्रेड 1++ देती है, हम उस श्रेणी में पहुंचाने को कटिबद्ध हैं। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के इसी तरह के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम वो करके दिखाएंगे। और इस ग्रेडिंग के 4 जो पैरामीटर हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का पैरामीटर है, चाहे वो इक्विटी का है, जो समावेशी शिक्षा है, जिसमें दिव्यांग और ऐसे सारे बच्चों को, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शामिल करने की प्रक्रिया है, चाहे वो लर्निंग आउटकम की बात है, इन सभी आयामों में उत्तर प्रदेश ने बेहतर किया है, जिसकी प्रशंसा भारत सरकार ने भी की है। अन्य तमाम सारे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हमारे प्रमुख सचिव ने की है, मैं उस दोहराव में नहीं जाना चाहता हूं। मानव संपदा पोर्टल एक ऐसा क्रांतिकारी अस्त्र हमारे विभाग ने अपनाया, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम एक बच्चे का डेटा आधार नंबर के साथ फीड कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कोई भी अवास्तविक आंकड़ा हमारे सामने नहीं होगा। हमारे पास एक्चुअल फिगर्स होंगे, कितने टीचर, कितने बच्चे, किस स्कूल में कितने बच्चे, कौन कौन बच्चा कहां पर है, किस सामाजिक संपर्क का कौन सा बच्चा है, कौन सी सुविधाएं किसको कितनी मिल रही हैं, इन सब पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों के समय में बड़े पैमाने पर फर्जी भर्ती हुई थी। मैं उनको फर्जी शिक्षक नहीं कहता, क्योंकि शिक्षक कोई फर्जी नहीं होता, लेकिन फर्जी लोग जो चयनित नहीं थे भर्ती परीक्षा के आधार पर, उन लोगों को पैसे लेकर गुमराह करके उनके साथ विश्वासघात करके नौकरियां दी गई थी। हमारे इसी मानव संपदा पोर्टल पर आंकड़े फीड करने के कारण बड़ी संख्या में उनकी छटनी हो रही है, उनको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग में अगर इस तरह की प्रक्रिया चलेगी तो हम उन शिक्षकों से किस शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए आज के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में जो किए जा रहे प्रयास हैं, जिसके कारण बेसिक शिक्षा का कायाकल्प हो रहा है, जिसके कारण पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की चर्चा हो रही है, जिसके कारण चिंतित होकर तमाम सारे विपक्षी दलों को यह लगता है कि जब शिक्षा की व्यवस्था उत्तम हो रही है, चिकित्सा की व्यवस्था उत्तम हो रही है, हर गांव सड़क से जुड़ रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी है, बिजली व्यवस्था अच्छी है, तो हम चुनाव में कैसे जाएंगे। इसलिए युवाओं को गुमराह करने का ही एकमात्र उन्होंने अपना इस समय व्यवसाय बना लिया है। आज के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटिशः आभार प्रकट करते हुए कि उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व और उनका वात्सल्य जो इन छोटे बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए विभाग पर जैसे अभी तक बना रहा है, आगे भी बना रहे, ताकि हम उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को देश की सर्वोच्च व्यवस्था के रूप में स्थापित कर पाएं। इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो योगदान किया है, उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई और आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर अनुरोध करती हूं कि आप हम सबका पथ प्रदर्शन करने की कृपा करें। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ योग्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी, मंच पर विराजित अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, अन्य उपस्थित महानुभाव, एक विशेष अवसर होता है जब किसी भी सरकार के द्वारा एक बृहत अभियान के माध्यम से एक निष्कलंक और एक सतत प्रक्रिया के द्वारा व्यापक सुधार में सफलता पाई जाती है। मुझे वो दिन याद है कि जब हम
सब सरकार में 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किए थे। माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चल रही थी और परीक्षाओं के दौरान जो शिक्षा व्यवस्था पिछले शासनकाल की थी उनमें नकल का बोलबाला था और छोटी छोटी जो मेटाडोर ट्रक हैं उनमें भरकर नकल सामग्री एक एक स्कूल से पकड़ी जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नकल विहीन परीक्षा का संपादन हो सके, इसके लिए जो प्रयत्न किए गए, सीसीटीवी कैमरे सारे विद्यालयों में लगे, सारे विद्यालयों का जीर्णोद्धार कार्य हुआ, स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए, ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हुआ और एक जो सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सेंटर कंट्रोल रूम था उसका निर्माण हुआ और नकलविहीन परीक्षा संपादित हुई। मैंने इस शिक्षा व्यवस्था के आमूलचूल सुधार और परिवर्तन की कहानी का प्रारंभ नकलविहीन परीक्षा से इसलिए प्रारंभ किया कि परीक्षा का सुधार का, शिक्षा के सुधार का वो दौर जो प्रारंभ हुआ उसका एक बदला हुआ स्वरूप बेसिक शिक्षा में दिखाई पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संबंधित बेसिक शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री और अधिकारियों ने एक लक्ष्य बनाकर काम किया। आप ये कल्पना से बाहर आप सबके लिए, हम सबके लिए होता है कि 1,24,000 के आसपास एक विभाग में भर्ती हो, 1,20,000 शिक्षकों की और बाकी 4,000 अन्य लोगों की भर्तियां हुई हो और एक भी पर आरोप न लगा हो। एक निष्पक्ष, एक पारदर्शी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनाने में सरकार सफल बनी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था वो सारे विभागों में काम आया। ये जो प्रक्रिया चली है कि आज बेसिक स्कूल जगह जगह पर आप पूरे प्रदेश में जाइए तो पहले होता था कि आप व्यंग होता था और किसी से पूछा जाता था कि आप कहां पढ़े हो, बोलता था हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो उसकी प्रतिभा और उसके बारे में सहज भाव में लोग व्यंग्यात्मक शैली में अनुमान लगाते थे, अच्छा सरकारी स्कूल से पढ़े। आज वो परिवर्तन 3-4 सालों में जो हुआ है वो आज अच्छी बिल्डिंग, अच्छे अध्यापक, फर्नीचर युक्त विद्यालय, समय से परीक्षाएं और सस्ती पुस्तकों का उपलब्ध होना, ये सरकार की उपलब्धियों में आता है। उच्च शिक्षा विभाग में 10 विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प था, उससे कहीं ज्यादा विश्वविद्यालयों का निर्माण हो चुका है। आधा दर्जन विश्वविद्यालय बनने की प्रक्रिया में है। 15 सालों में केवल 48 विद्यालय सेकेंडरी के बने थे पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश में। मात्र 4.5 वर्षों में 215 से ऊपर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण होकर पठन पाठन की प्रक्रिया उसमें शुरू हो गई। 166 विद्यालय दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल के रूप में काम करने लगे। कई हजार पदों का सृजन हुआ और आज ये स्थित है कि जहां पर जो माध्यमिक विद्यालयों से बच्चों की संख्या सतत कम होती जा रही थी वो आज कई गुना पहले से बढ़ी है और ये परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक दृष्टि को लाता है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल भर्ती पर ही जोर नहीं दिया। जैसे आज हम लोग 1,20,000 से ऊपर शिक्षकों की भर्ती का यहाँ क्रम कर रहे हैं, वैसे कई हजार भर्तियां माध्यमिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में हुई। आज के दिन माध्यमिक शिक्षा में जितनी भर्तियां हुई थी, कई हजार भर्तियां हैं, उनको हम लोगों ने पोर्टल पे रखा था कि ऑनलाइन उनका ट्रांसफर हो जाएगा, ऑनलाइन उनका पदस्थापन हो जाएगा। एक बटन दबेगी, जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके मन माफिक वो अपने 3 ऑप्शन देंगे और ऑप्शन देने के बाद एक ही बटन में उनके मोबाइल फोन पर सूचना पहुंच जाएगी कि आप मिस्टर ए की नियुक्ति फलाने विद्यालय में हुई है और फलाने विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनके मोबाइल पे एक सूचना पहुंचेगी कि इस शिक्षक की नियुक्ति यहाँ पर स्वतः से मान ली गई, उनकी ज्वाइनिंग मान ली गई है, आज से वो यहाँ पर ज्वाइन करा हुआ माना जाएगा और शिक्षक के मोबाइल पे ये आ जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग इस विद्यालय में हो गई है। यानी ज्वाइनिंग के लिए न दौड़ना पड़े, ज्वाइनिंग के लिए अच्छे स्थान के चयन के लिए इतना सोर्स न लगाना पड़े, घूस न देना पड़े। एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत केवल नियुक्ति नहीं, नियुक्ति से लेकर उसका पदस्थापन तक की जो प्रक्रिया है पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। शिक्षक नियुक्त होने के बाद वो कहां जाएंगे, उनका स्थानांतरण कैसे होगा, इसकी प्रणाली को भी शिक्षा विभाग में ऑनलाइन तरीके से तय किया गया
ऑनलाइन तरीके से जो अपना जो आप चॉइस देंगे, उस चॉइस के अनुसार आपके मोबाइल पर आपकी नियुक्ति कहाँ हुई और जहां नियुक्ति हुई वहां पर इसकी सूचना पहुंचेगी। इस प्रकार की प्रक्रियाओं को करके आज शिक्षा विभाग ने अपने नए संकल्पों को दोहराया है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भी एक नए विकल्प पर हम लोग तेजी के साथ में काम कर रहे हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आप जानते हैं कि पहली बार 100 साल के इतिहास में आपकी प्रमोशन की प्रक्रिया हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जल्दी हम लोग जो अंक तालिकाओं में अंकन की प्रक्रिया है उसको संपादित करने की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझको लगता है कि अगला सत्र हम लोग जल्दी से एक सामान्य प्रक्रिया के तहत प्रारंभ करने में सफल होंगे। आज भी हमारी ऑनलाइन टीचिंग जारी है, आगे भी ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग की अगर स्थिति बनती है तो हम दोनों को साथ साथ जारी रख सकते हैं। हम इस बात के लिए भी संकल्पित हैं कि हमारा सत्र नियमित हो। हम इस बात के लिए भी संकल्पित हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी जो शिक्षा का अधिकार उनका है या उनको कॉम्पिटिशन तैयारी की जो प्रक्रियाएं हैं वो बाधित ना हो सके। इसके अलावा सरकार ने जो प्रतियोगी परीक्षा में निःशुल्क ट्रेनिंग पाके बच्चे अपना पास कर सकें, अभ्युदय योजना के माध्यम से उन्हें टैबलेट देने का और बड़े बड़े जो मूर्धन्य विद्वान हैं, जो सिविल सर्विसेज के रिटायर्ड लोग हैं या वर्तमान में जो IAS PCS में काम कर रहे हैं, तमाम विद्वत शिक्षकों के माध्यम से इस प्रकार के प्रशिक्षण का काम भी प्रदेश में बृहद स्तर पर मंडल स्तरों पर मंडलायुक्त के अध्यक्षता में ये काम संपादित हो रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जो मूल हमारी व्यवस्थाएं थी कि शिक्षा, कृषि, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सभी में एक व्यापक परिवर्तन करने का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने में हमारी सरकार कामयाब हुई है। मैं बार बार इस कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि मैंने हालांकि मुख्यमंत्री जो होते हैं उनके पास अपने विभाग होते हैं, अपना काम होता है, लेकिन मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि एक विभाग का मंत्री जितना अपने विभाग के बारे में जानता है शायद उससे कहीं अधिक माननीय मुख्यमंत्री जी को उस विभाग की जानकारी होती है। ये एक अच्छी प्रक्रिया है। आज हम लोग गोरखपुर में उत्तर प्रदेश अपना खुद का सैनिक स्कूल राज्य सरकार के खर्चे पर बनाने जा रहा है, उसका प्रारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। 5 सैनिक स्कूल हम लोग उत्तर प्रदेश में अब तक बना चुके हैं। ये भी एक हमारा एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि हम जहां 10 से ऊपर विश्वविद्यालय, जहां 200 से 15 से ऊपर विद्यालय सेकेंडरी के और जहां 55 से ऊपर महाविद्यालय हम बना चुके हैं और 20 के आसपास हम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसे लक्ष्य हैं जो शिक्षा के प्रति हमारी दृष्टि को, सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। मैं पुनः बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी को भी, श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी को भी, उनके विभाग के अधिकारियों को भी मैं साधुवाद देता हूं कि जिस प्रकार से एक डिग्री के अध्यापक होने के बावजूद सतीश द्विवेदी जी ने अथक परिश्रम के माध्यम से अपने विभाग में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में बड़े महत्वपूर्ण काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में। और मुख्यमंत्री जी ने जैसे छोटी छोटी चीजों पर कि किस प्रकार से किस कक्ष में बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ पर खेलेंगे, कहाँ पर भोजन की व्यवस्था होगी, कैसे प्रार्थना होगी, कौन सा सब्जेक्ट होगा, किताबें कहाँ से आएंगी, उनका निःशुल्क वितरण कैसे होगा, मोजा होगा, उनकी पुस्तक होगी, उनका बैग होगा, उनके कपड़े होंगे, उनका स्वेटर होगा, क्या क्या चीज हम उनको मुहैया करा सकें। यानी हर दृष्टि से एक समग्र विचार के उपरांत विभाग का जो परिवर्तन की प्रक्रिया आपने संपादित की है, निश्चित रूप में पूरा बेसिक शिक्षा विभाग और आपके अधिकारी सभी इसके बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज बड़ा शुभ दिन है। आज प्रदेश में 69,000 अध्यापकों की नियुक्ति के तीसरे चरण में 6,696 नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस समारोह में किया जाएगा। आज यहाँ इस समारोह में 250 नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। नियुक्ति पत्र वितरण का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब शुभारंभ किया जाएगा, साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में जनप्रतिनिधि
गणों प्रभारी मंत्रियों के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। सभी नवनियुक्त अध्यापकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब उन नवनियुक्त अध्यापकों में से 10 अध्यापकों के जीवन का वह महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय पल आ गया है जब उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आज का ये अविस्मरणीय दिन निश्चित ही आपके जीवन में नई उमंग, नई चेतना और नया प्रेरणा लेकर के आएगा, जिससे आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। सर्वप्रथम सुमन देवी जी राय बरेली से। सुमन देवी जी राय बरेली से आपको ये शुभ अवसर मिल रहा है। ललिता वर्मा जी लखीमपुर से। राधा सिंह जी हरदोई से। सुश्री नीता पटेल जी हरदोई से। श्री शिव कुमार जी लखनऊ से। श्री शिव कुमार जी हरदोई से, लखनऊ से। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी करतल ध्वनि यहाँ मंच तक उनको शुभकामनाएं पहुंचा सकती है। श्री देवेश सिंह कुशवाहा जी उन्नाव से। श्री देवेश सिंह कुशवाहा उन्नाव से। सुश्री श्वेता श्रीवास्तव जी लखनऊ से। श्री विपिन कुमार यादव जी सीतापुर से। सुश्री सैयदा बानो जी लखीमपुर से। श्री संदीप कुमार दुबे जी उन्नाव से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ जो अन्य जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जा रहे हैं, सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके भावी जीवन के लिए, उनके कर्तव्य पथ में निरंतर अग्रसर होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अच्छे नागरिकों के निर्माण की नींव प्राथमिक विद्यालयों में ही पड़ती है, और ये शिक्षकों की नियुक्ति जो हमें हुई है, उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बागवा की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कि हम निश्चित ही वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन है कि आप अपने अप्रतिम ज्ञान और अनुभव से हम सबका जीवन पथ आलोकित करने का कष्ट करें और अपने आशीर्वचनों से हम सबको उपकृत करने की कृपा करें। बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आज प्रोसेस 6,696 शिक्षकों की नियुक्ति का एक समारोह है। इस समारोह में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री
डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद और विधायकगण, और जिनके लिए आज का इस समारोह आयोजित किया गया है, नवनियुक्त सभी शिक्षक भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको एक पारदर्शी शिक्षक भर्ती की इस प्रक्रिया के पूरे होने और नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इस पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए योगदान देने के लिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति कितनी दयनीय थी। एक 1,35,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद की विद्यालय पूरे प्रदेश में थे, लेकिन उन विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भवन जर्जर थे, भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो छात्र नहीं है, छात्र हैं तो वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और अगर छात्र हैं भी तो उनके पास न यूनिफॉर्म होती थी, नंगे पैर गांव के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। पूरा विभाग ट्रांसफर, पोस्टिंग और इसके माध्यम से वे तमाम प्रकार की गतिविधियां वहां संचालित होने लग गई थी, जो शिक्षा के लिए सबसे बड़े कलंक थे। पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण न्यायालय को भी इसको बार बार स्टे करना पड़ा था, और भर्ती निकलती थी तो प्रदेश के कुछ गैंग ऐसे थे जो वसूली के लिए भी निकल पड़ते थे। कुछ खानदान और कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी आजीविका का जरिया हो गया था। उसका प्रभाव प्रदेश के युवाओं पर तो पड़ता ही था, लेकिन उसके दुष्परिणाम से पूरे प्रदेश को उसके दुष्परिणाम को झेलना पड़ा था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब हमारी सरकार अपने कार्यकाल के 52 महीने यानी 4 वर्ष 4 महीने का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है, तो 4 वर्ष 4 महीने के इस पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी, और एक भी नौकरी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचितापूर्ण तरीके के साथ संपन्न हुई है। ईमानदारी और शुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया का संपन्न होना
आप जैसे युवाओं को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित हुआ। आज वही कारण है कि बुरा उन लोगों को लगेगा जिन लोगों की अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया है। कोई भर्ती निकलती थी, वे झोला लेकर के निकल पड़ते थे वसूली, लेकिन आज उन्हें मालूम है कि झोला लेके निकलेंगे तो हमारी एजेंसियां भी उसके लिए सतर्क हैं और हमने जेलें भी खाली करवाई हैं काफी। इसीलिए खाली करवाई हैं जिससे ऐसे लोगों को जो प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कलंकित करते थे, उन सब के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई और परिणाम सामने है। आज हम बड़ी से बड़ी परीक्षाएं भी संपन्न कराते हैं, तिनका भी नहीं मिलता है। अभी हम एक परीक्षा कराने जा रहे हैं, आपको मालूम है उसमें कितने एप्लीकेंट हैं? उसमें आवेदकों की संख्या है 30 लाख। देश की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है और आप देखेंगे कहीं तिनका नहीं मिलेगा, पूरे ईमानदारी के साथ। और पहले से इस बारे में कह रखा है, हमने इसीलिए टीईटी को भी ये व्यवस्था बनाई है कि 5 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन होगा। जो एक बार टीईटी पास करेगा तो उसकी मान्यता आजीवन रहेगी। सरकारी व्यवस्था में, निजी क्षेत्र में या स्वयं के अपने संस्थान को संचालित करने के लिए उसकी योग्यता पर हम प्रश्न क्यों खड़ा करेंगे? और ये प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है। लेकिन जिनको ये पारदर्शी व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही, वे लोग कुछ तो करेंगे, कुछ तो बोलेंगे और उनका कुछ बोलने के बाद वे लोग फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि चाहते ही नहीं कि कुछ अच्छा हो, ईमानदार प्रयास हो, व्यवस्था पारदर्शी बने, योग्यता के अनुसार लोगों को अवसर मिले, आरक्षण के नियमों का पालन हो, वह एक गैंग नहीं चाहता था। लेकिन जब सरकार ने इसको लागू किया तो उनको बुरा लगना स्वाभाविक है। ठीक कहा बेसिक शिक्षा मंत्री ने कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वह हम लोगों ने तो एक ही बात कही कि जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा वो तय कर ले कि उनको खिलवाड़ करना है और खिलवाड़ करके अपनी प्रॉपर्टी को जब्त करवाना है कि पारदर्शी ईमानदार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देना है। क्योंकि इस पर प्रदेश की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। याद करिए, बेसिक शिक्षा परिषद का हमारा वार्षिक बजट है 53,000 करोड़ रुपए से अधिक का। याद करिए, 53,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि हम केवल बेसिक शिक्षा परिषद पे खर्च करते हैं। इतनी बड़ी धनराशि एक वर्ष में खर्च होती है, तो आखिर उसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रदेश की 24 करोड़ जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और लाभ इस रूप में मिलना चाहिए कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल भी किसी पब्लिक स्कूल और किसी कॉन्वेंट स्कूल का मुकाबला करते हुए दिखाई दें। और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो लोग ये चाहते थे अपने बच्चों को तो स्वयं भी कोई ऑस्ट्रेलिया भेजता था, कोई इंग्लैंड भेजता है, कोई और जगह भेजता है, लेकिन गरीब का बच्चा न पढ़ पाया, इसलिए वे सभी स्कूल जर्जर करके छोड़ दिए थे। 1,35,000 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के जर्जर है, कोई पुरसा हाल नहीं। आखिर सरकार 2017 के पहले भी तो रही होंगी। क्या कर रहे थे लोग? बजट वही खर्च होता था, पैसा खर्च होता था, वेतन भी निकलता था, भवन के नाम पे पैसा जाता था, लेकिन विद्यालय जर्जर है। भवनों में बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, वो पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़
कहीं जमीन पे नहीं दिखता था, विद्यालय के भवनों पे जरूर दिखाई देते थे। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प मार्च 2017 में हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प प्रारंभ किया था। हर एक विद्यालय के लिए सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया गया। पुरातन छात्र परिषद का गठन करके सभी बेसिक शिक्षा परिषद से कहा गया कि वे जितने छात्र हैं वह यूपी के हैं, अगर नौकरशाही में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, व्यवसाय में है, सब बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं। मैं स्वयं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ा हूं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि कोई इसमें योगदान नहीं देगा। मैंने कहा हर व्यक्ति एक एक विद्यालय गोद ले। लोगों ने कहा गोद लेके क्या करेंगे, तब भी विपक्ष ने उंगली उठाई थी कि गोद लेके क्या करेंगे, क्या विद्यालय गोद ले जाते हैं क्या। मैंने कहा विद्यालय गोद लिए जाते हैं, कैसे ले जाते हैं थोड़ा देखना। तब भी उन्होंने हमारी कार्यपद्धति में प्रश्न किया था। लेकिन आज जब 1,20,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उनका सुंदरीकरण करके उन्हें स्कूल, दिखने लायक स्कूल बना दिया गया, उनकी आंखें अब उसको देख करके भी घबरा रही हैं कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो फिर क्या होगा। उनको परेशानी इस बात की है कि उन बच्चों की यूनिफॉर्म, आज सरकार उनको 2-2 यूनिफॉर्म देती है, बैग देता है, बुक्स देती है, जूते मोजे उन बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब गरीब का बच्चा भी अच्छा जूता मोजा पहनेगा, स्कूल जाएगा, स्वेटर दिया जाएगा, जाड़ों में ठिठुरेगा नहीं। उन गरीबों को जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, तमाम अन्यवाद के आधार पर बांटने वाले लोग इन सब चीजों से ज्यादा उनको परेशानी है कि अगर ये सब लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इनकी पूरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये वंशवाद और जातिवाद की राजनीति समाप्त हो गई तो फिर इन बेईमान और भ्रष्ट लोगों को कोई पूछेगा नहीं। और इसलिए उनकी परेशानी तो इस बात को लेकर के थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, और उसको लेकर के उनकी परेशानी हर व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन सरकार ने भी संकल्प लिया था, हम करेंगे, आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। आमूलचूल परिवर्तन करके दिखाया गया। अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में आज की जो भर्ती की प्रक्रिया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो रही है, जिसमें 6,696 को नियुक्ति पत्र आज दिया जा रहा है। इससे पहले सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। सत्यापन के साथ उनके वेतन वितरण की कार्रवाई भी इसके साथ प्रारंभ हो जाएगी। और मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, सभी लोग समयबद्ध ढंग से अपने सत्यापन की कार्रवाई को भी पूरा करें। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दीजिए। बेसिक शिक्षा परिषद ने तकनीक का उपयोग करते हुए काफी इधर सुधार किया है। उस सुधार के साथ आप सब जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है बेसिक शिक्षा परिषद देश का सबसे बड़ा बेसिक शिक्षा का परिषद तो होगा ही, लेकिन सबसे अधिक छात्र संख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा परिषद के रूप में यह आगे बढ़ सकता है। और इस पर आप सबको कार्य करने की आवश्यकता है। हम लोग जब 2017 में आए थे, तमाम समस्याएं थी, चुनौतियां भी थी, लेकिन इस सब के बावजूद हम लोगों ने परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया को थमने नहीं दिया था, कतई नहीं थमने दिया था, और प्रक्रिया निरंतर चलती रही। उस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं फिर आप सबसे कहूंगा, आप में से 69,000 शिक्षक इस समय हम लोगों ने नियुक्त किए हैं। 54,000 से अधिक शिक्षक इससे पहले की प्रक्रिया में नियुक्त हुए हैं। पिछले 15-16 महीनों का जो समय है पूरे देश और दुनिया के लिए अत्यंत संकटग्रस्त रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद में या माध्यमिक शिक्षा परिषद में बच्चों को फिजिकली क्लासरूम में बुलाने में कठिनाई हो रही है। ऑनलाइन की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का एक प्रयास तो हुआ,
लेकिन उसमें भी अपनी समस्याएं हैं। हम सबको इन्हीं के बीच से कोई रास्ता निकालना होगा। आप सोचिए कि 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति तो केवल बेसिक शिक्षा परिषद में हुई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की अलग है, उच्च शिक्षा की अलग है, तकनीकी शिक्षा की अलग है, मेडिकल शिक्षा की अलग है। अगर इन सभी शिक्षाओं के उसको हम एक साथ जोड़ लें तो अकेले शिक्षा विभाग में ही हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की तैनाती की है विगत 4.5 वर्ष, 4.25 वर्ष के दौरान। 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती केवल शिक्षा से जुड़े हुए विभागों में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है और लगभग 4.5 लाख भर्ती की प्रक्रिया की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी दिया गया। शिक्षा हमारे लिए मूल था, महत्वपूर्ण था। शिक्षा के बगैर हम किसी प्रकार की परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते। लोगों के जीवन में उनकी आशा और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इस सब के बावजूद प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, कानून के राज से बहुत सारे लोग घबराते हैं, क्योंकि कानून के राज में होती है तो अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले, प्रदेश के अंदर सत्ता के शागिर्द बन करके गरीबों की, व्यापारियों की प्रॉपर्टी को कब्जा करने वाले, सरकारी धन को जबरन आहरित करने वाले, इन सब लोगों की प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है। लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि पहले तो बोलते ही थे हम लोग, लेकिन जब हमने कार्रवाई प्रारंभ की 1500 करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी संपत्ति हमने जब्त की है, तो फिर परेशानी होने लगी उन लोगों को जिनके गैंग संचालित होते थे। परेशान हो गए लोग। ये कानून का राज प्रदेश में निवेश को आगे बढ़ाने में मदद किया है। प्रदेश लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जिस दौरान प्रदेश के अंदर होता है, ये केवल निवेश नहीं, ये प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन का भी एक माध्यम बना है। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को केवल इस क्षेत्र में निवेश के माध्यम से हम लोगों ने रोजगार उपलब्ध करवाया है। और प्रदेश तो पहले से बहुत समृद्ध रहा है इस दृष्टि की सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की अपनी उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश के हमारे पूर्वज बहुत दूरदर्शी थे और उनकी दूरदर्शिता का परिणाम क्या था कि एमएसएमई सेक्टर में प्रदेश के अंदर जो क्लस्टर बने हुए थे अलग अलग जनपदों में, जैसे हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो एक जनपद एक उत्पाद की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जब प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया तो उसका परिणाम क्या रहा? प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा और उसमें हम लोगों ने स्वरोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। 60 लाख से अधिक युवाओं को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को इसके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी आबादी का राज्य, लेकिन जब देश के अंदर सर्वे होता है तो सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इन्हीं सब बातों को लेकर के जब देश का मार्गदर्शन करते हैं, यही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे होता था, सब में हर एक में मामले में पीछे होता था, आबादी में सबसे अधिक। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के या किसी भी अन्य प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब पिछले 4-4.25 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर योजना में आज नंबर 1 या नंबर 2 की लड़ाई लड़ता है, आगे बढ़कर के दिखाई देता है। कोरोना प्रबंधन आपके सामने है। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए
और मैं आप सबसे ही अपील करूंगा, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी आज हमारी संपन्न हो रही है और इससे पहले 54,000 की बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। आप सबके बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जाने के बाद हमारे पास छात्र शिक्षक का जो अनुपात है इसको और बेहतर करने में मदद मिलेगी। आप में से बहुत सारे शिक्षकों को आकांक्षात्मक जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त होगा। याद रखना, शुरुआती समय में सिफारिशें मत करवाइएगा और सर्विस काल में सिफारिश करा करके आप पहले ही चरण में अपने होनहार भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं बाधक मत बनना, क्योंकि आपका एक एक क्षण, एक एक वर्ष आपके लिए नए अनुभव देखने का एक अवसर प्राप्त होगा। जीवन में महानता अर्जित करने के लिए आवश्यक नहीं कि व्यक्ति कोई बड़ा उसमें जाए, ओहदे पे जाए तो ही महानता प्राप्त कर पाएगा। याद रखना, महानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जब उन लोगों के पास जाएगा जो वास्तव में नीडी है और वहां पर कार्य करेगा, तो वहां पर आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास की वैल्यू होगी। लोग उसका मूल्यांकन करेंगे और न केवल वहां का स्थानीय समाज मूल्यांकन करेगा, बल्कि देश भी, दुनिया भी मूल्यांकन करेगी, सरकारें मूल्यांकन करेंगी और फिर वो आपकी महानता का रास्ता भी खुलेगा। 8 आकांक्षात्मक जनपदों में पिछले 3 वर्ष के दौरान विभिन्न पैरामीटर में उत्तर प्रदेश ने अच्छे लक्ष्य हासिल किए। उसमें शिक्षा भी एक है और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य होने हैं एक शिक्षक से बेहतर कोई नहीं जानता। एक शिक्षक के लिए प्रतिदिन जानने का भी अवसर होता है और जानकारी को दूसरे तक पहुंचाने का भी अवसर होता है। हमें से हर व्यक्ति एक छात्र भी है और यह सौभाग्य केवल आपको प्राप्त हुआ है कि आप छात्र के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, जो समाज को कुछ दे सकता है। इसलिए देने की यह सामर्थ्य ईश्वर ने आपको दी है, तो कम से कम उसका बेहतर उपयोग आप जरूर करिए और उस दृष्टि से आप एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वह भी बेसिक शिक्षा परिषद में। ये न्यू है, समाज की न्यू जितनी मजबूत आप कर पाएंगे, जितनी मजबूत आप कर पाएंगे, राष्ट्र एक समृद्धशाली बने, सशक्त बने, उस पर बनने वाला भवन उतना ही समर्थ और शक्तिशाली होगा। और यह महत्तर जिम्मेदारी आप सबको निभानी है। उस जिम्मेदारी के लिए आपका आह्वान करते हुए आपसे मैं एक ही अपील करूंगा कि अगर एक ईमानदारी पूर्ण तरीके से पारदर्शी और सुष्टापूर्ण भर्ती की प्रक्रिया का पार्ट बने हैं, किसी को भी सिफारिश नहीं करानी पड़ी होगी, किसी से नहीं, सिफारिश की कोई आवश्यकता ही नहीं। रिजर्वेशन के नियमों का पूरा पालन किया गया, हर एक स्तर पर इसका पालन करने का कार्य हुआ और योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति को यह व्यवस्था के साथ जोड़ा जा रहा है। जब सरकार इतनी पारदर्शी व्यवस्था आपको दे रही है तो सरकार आपसे उम्मीद भी करती है कि जितनी ईमानदारी सरकार ने आपके प्रति दिखाई है उतनी ईमानदारी आप इस समाज के प्रति जरूर दिखाएंगे, क्योंकि समाज का ऋण हमारे ऊपर है, हम सबके ऊपर हैं। हम जितने भी लोग शासन की व्यवस्था के साथ जुड़े हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, अपने समाज की इस ऋण से ऋण होने के लिए हमारे पास एक ही माध्यम है, और निष्प्रयास पूरा परिश्रम करना और प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का भरपूर प्रयास करना। ये प्रयास अगर हम करते हैं तो उसके परिणाम भी आएंगे। 4.25 वर्ष के अंदर जो परिणाम आए हैं ये उसी की देन है और आप सभी
6,696 शिक्षक आज इससे पहले की भर्ती की प्रक्रिया में 62,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जो इससे पहले संपन्न हुई है, उनके उससे पहले 54,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती जो हुई है, ये सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद अच्छी दिशा में कार्य करेगा। आज आप देखेंगे ऑपरेशन कायाकल्प से हर एक विद्यालय में रंगाई पुताई उसकी अच्छी हुई है, उसकी फर्श बन गई है, बाउंड्री वॉल बन चुकी है, खेल का मैदान वहां बनाया जा रहा है, कुछ विद्यालयों में ओपन जिम भी बनाए गए हैं, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाए जा चुके हैं, पेयजल की व्यवस्था लगभग 85 से 90% विद्यालयों में पाइप पेयजल स्कीम लागू की जा चुकी है। यह सरकार ने प्रयास किया है। कुछ जगह स्मार्ट क्लासेस बनाए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस के लिए व्यवस्था की है, CSR से, अन्य महानुभावों के सहयोग से, कुछ जगह पब्लिक ने सहयोग किया है, पुरातन छात्र परिषद ने सहयोग किया है। उन सबसे भी कहा जा रहा है स्मार्ट क्लास भी दीजिए और हम उस वहां तक लेके जाएं, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद में हम इस चीज को देखेंगे कि आपके पास उस तबके के बच्चे आते हैं जिस तबके के बच्चों के लिए सामान्य परिस्थिति में उसके घर में इस प्रकार का वातावरण नहीं होता कि वहां पे लोग पढ़ाई लिखाई के प्रति, बच्चों को आगे बढ़ाने के प्रति बहुत जागरूक हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है और मैं चाहूंगा कि हर एक शिक्षक कम से कम प्रयास तो करें कि जिस ग्राम पंचायत में होगा उस ग्राम पंचायत के एक एक घर के साथ जुड़े, व्यक्तिगत इंटरेक्शन रखें। आपके पास गांव का पूरा डाटा होना चाहिए, गांव की कुल घर कितने हैं, आबादी कितनी है, कितने सरकारी सेवा में हैं, कितने निजी क्षेत्र में काम करते हैं, कितने किसान हैं, कितने श्रमिक हैं, किस किस तबके के लोग हैं। स्किल मैपिंग इसको आप कह सकते हैं, इसको आप प्रत्येक गांव का अपने पास डाटा बना करके रख सकते हैं। फिर उन गांव के लोगों में बच्चों की उम्र के हिसाब से आप अपना डाटा एक तैयार कर सकते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आंगनवाड़ी में जाना है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में आना चाहिए था, नहीं आए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बेसिक शिक्षा स्कूल के बाद उनको आगे जूनियर हाई स्कूल के लिए या आगे की पढ़ाई के लिए जिस स्कूलों में उनका एडमिशन होना था नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, ये सब डाटा तैयार करना। फिर ग्राम पंचायत के साथ बैठना, जो प्रबंध समिति होगी आपके विद्यालय की, उनके साथ बैठना और बैठ करके तय करना कि ये बच्चे इतने स्कूल नहीं जा रहे हैं, इन बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी परिवार के पास ये व्यवस्था नहीं तो गांव के किसी व्यक्ति को तैयार करना कि भाई जैसे इस विद्यालय की कायाकल्प की गई है गोद लेकर के, वैसे इस बच्चे को गोद लेकर के इस बच्चे को स्कूल भेजो, इसकी कॉपी किताब की व्यवस्था, इसकी फीस की व्यवस्था, इसको अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। और जिन्हें बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल में आना है उन सब बच्चों का डाटा अलग से तैयार करें। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत उन सभी बच्चों का बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल में उनकी नामांकन करवाना, स्कूल में उनको समय पे यूनिफॉर्म मिल सके, बैग बुक्स मिल सके, जूते मोजे स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उन्हें मिल सके, इसकी चिंता करना। और फिर अक्षर ज्ञान उन सबको कराना। कोरोना महामारी के दौरान जो इस समय चुनौती हमारे सामने है, हम बच्चों को स्कूल नहीं बुला पा रहे हैं क्योंकि थर्ड वेव की आशंका को ध्यान में रखते हुए लोग भयभीत हैं। लगातार इसके प्रति आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। हमें सतर्क रहना होगा और सतर्क रहते हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा क्या हम कोई दूसरी कोई व्यवस्था कर सकते हैं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसमें दे सकते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? क्या आप कोई इस प्रकार का मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं कि गांव में ही छोटे छोटे समूह में बच्चों को जाकर के कुछ पठन पाठन का कार्यक्रम वहां पे आगे बढ़ा सके, 5, 7, 10 बच्चों को बिठा करके? क्या कोई अन्य व्यवस्था हो सकती है कि कुछ बच्चे स्कूल में आए,
बाकी बच्चों को घर में या अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे समूह के साथ बिठा करके उनको हम पढ़ाने की कोई एक व्यवस्था, कोई एक सिस्टम कहीं पे क्रिएट कर सके। मैं बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना कब तक है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें हमें बच्चों के जीवन को भी बचाना है, हर एक नागरिक को भी सुरक्षित रखना है, लेकिन साथ साथ जो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को भी बाधित नहीं होने देना है। अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी कि हम वेतन लेते रहे और बदले में हमने समाज को कुछ दिया नहीं। हम सुविधाएं लेते रहे, क्योंकि सुविधा न मेरे घर का है न किसी और के घर का है, ये जनता के द्वारा जो टैक्स हमें प्राप्त होता है उससे ये सुविधा हम लोग समाज को बांट पाते हैं। और इसलिए समाज के इस ऋण से उऋण होने के लिए आवश्यक है कि हम समाज को बदले में अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, इनोवेशन से कुछ नया दे सकें, कुछ अच्छा करके दे सकें। उसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी दे। अगर महामारी है उसका भी विकल्प निकलेगा, उसमें भी रास्ता निकाला गया है। ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति को कुछ जगहों पर अच्छे ढंग से लागू भी किया गया, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के सामने समस्या क्या है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं, जिनके पास टैबलेट नहीं, जिनके पास इस प्रकार की सुविधा नहीं। टेलीविजन के माध्यम से जब उस व्यक्ति के हाथ, बच्चे के हाथ को पकड़ करके हम अक्सर याद करवाते हैं, उस समय हम उससे कहेंगे ऑनलाइन आप पढ़िए, मुझे लगता है थोड़ा अटपटा सा लगता है। जब अक्सर ज्ञान उसको करवाना हो वो चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे होगा? इन सभी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता, विचार की जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर 6600 से अधिक ये भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया का भी आज इस कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ बेसिक शिक्षा परिषद की इस कार्य पद्धति को आप सभी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। जो पिछले कुछ समय के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद में सुधार हुए हैं, इस सुधार की प्रक्रिया को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार।